पाकिस्तानी फौज की तरफ से हाल ही में फतेह 3 क्रूज मिसाइल की रूनुमाई के बाद इसका मुवाजना इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल के साथ किया जा रहा है। ब्रह्मोस को इंडियन फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का दावा किया था। आखिर इन दोनों का मुवाजना क्यों किया जा रहा है और क्या खूबियां हैं फतेह 3 में? क्या वाकई क्रूज मिसाइल्स आवाज की रफ्तार से 3 से 4 गुना ज्यादा तेज काम करती हैं? और आइंदा फौजी लड़ाइयों में क्रूज मिसाइलों का क्या किरदार होगा? ऐसे ही कई अहम सवालों के जवाब हासिल किए हैं बीबीसी उर्दू के उमैर सलीमी ने, और उनकी ये तहरीर पेश कर रही हूँ मैं समरा फातिमा आज बीबीसी रीड्स में। आप सुन रहे हैं बीबीसी रीड्स। 7 मई को पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने किसी तजुर्बे के बाद जारी करदा पैगाम के बजाय फौजी तैयारियों के हवाले से मुरतब करदा तशरीही वीडियो में फतेह 3 क्रूज मिसाइल की एक तस्वीर जाहिर की थी। अगरचे ISPR की तरफ से फतेह 3 क्रूज मिसाइल की सलाहियतों के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ताहम दफाई अमूर के माहिरीन की राय में ये आवाज की रफ्तार से 3 से 4 गुना तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए तैयार किया है। अगर सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाई जाए तो कई मुबस्सिरीन ने इसका मुवाजना ब्रह्मोस से किया है, जिसे इंडियन फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने का दावा किया था। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि फतेह 3 और ब्रह्मोस में क्या बातें कॉमन हैं और अपनी सलाहियतों के एतबार से उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। टोरंटो में कायम डिफेंस न्यूज़ एंड एनालिसिस ग्रुप कुआ के बानी और दफाई अमूर के मुहक्किक बिलाल हुसैन खान का कहना है कि फतेह 3 के बारे में अब तक सामने आने वाली मालूमात से ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि पाकिस्तानी फौज अपने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रही है। फतेह सीरीज की मिसाइल्स तवील रेंज तक प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल होने वाले रिवायती हथियार हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि ये कम ऊंचाई पर रहते हैं। इनमें फतेह 1 की रेंज 140 किलोमीटर जबकि फतेह 2 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। 28 अप्रैल 2026 के एक बयान में पाकिस्तानी फौज का कहना था कि मुकामी तौर पर तैयार किए गए फतेह 2 मिसाइल को कामयाबी से लॉन्च किया गया है। बिलाल हुसैन बताते हैं कि अगरचे 750 किलोमीटर की रेंज वाले फतेह 4 को भी जमीन से लॉन्च किए जाने वाले क्रूज मिसाइल के तौर पर टेस्ट लॉन्च किया जा चुका है, ताहम अब फतेह 3 को बज़ाहिर एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर तैयार किया गया है। वो कहते हैं कि ISPR की तरफ से जारी करदा वीडियोस और तस्वीर से ये इंदिया मिलता है कि मखसूस रामजेट इंजन की बदौलत फतेह 3 मिसाइल आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज है, जबकि तस्वीर से ये भी इशारा मिलता है कि इसका डिजाइन चीनी साख्त HD-1 मिसाइल से मिलता जुलता है। HD-1 एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे 2018 में एक चीनी माइनिंग कंपनी ने पहली बार तैयार किया था। कंपनी के मुताबिक ये 2716 से 4321 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर करता है, यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज। चूंकि पाकिस्तान अपना अक्सर दिफाई साजो सामान चीन से दरामद करता है, तो बिलाल हुसैन खान की राय में ये मुमकिन है कि पाकिस्तान ने HD-1 मिसाइल को मुकामी तौर पर तैयार करने का लाइसेंस हासिल किया हो। अब सवाल ये होता है कि क्या इसका मुवाजना ब्रह्मोस से किया जा सकता है? बिलाल हुसैन खान मजीद कहते हैं कि इंडियन मिसाइल ब्रह्मोस भी आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज सफर करने के लिए रामजेट इंजन इस्तेमाल करता है और हदफ के ताक़ुब के लिए इसमें नेविगेशन के बाज़ निज़ाम नस्ब होते हैं। ब्रह्मोस की तरह HD-1 भी जमीन से और फिजा से लॉन्च किए जाने की सलाहियत रखता है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल परवाज के दौरान सुपरसोनिक रफ्तार के साथ 290 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, जिससे परवाज का वक्त कम हो जाता है। हदफ को खुद को बचाने का वक्त नहीं मिलता। इसका हमला तेज और दुनिया की किसी भी मिसाइल शिकन दफाई निजाम से रोकना मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक इसमें दुश्मन के रडार यानी जहाज़ों और उड़ती अशिया के सुराग लगाने के निज़ाम से बचने की सलाहियत मौजूद है। इसे फायर एंड फॉरगेट यानी चलाओ और भूल जाओ के उसूल पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके हदफ तक पहुंचने के रास्ते की मुस्तकिल निगरानी नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ अगरचे फतेह 3 मिसाइल की रेंज नहीं बताई गई है, ताहम बिलाल हुसैन खान का अंदाजा है कि अगर से चीनी HD-1 मिसाइल का एक्सपोर्ट ग्रेड मान ले तो इसकी रेंज 280 किलोमीटर होगी, मगर चूंकि पाकिस्तान इससे कहीं ज्यादा रेंज की मिसाइल्स भी तैयार कर चुका है, तो उनके मुताबिक इसे अपग्रेड करके शायद 400 से 500 किलोमीटर की रेंज तक भी ले जाया जा सके।
وہ مزید کہتے ہیں کہ جہاں تک بات گائیڈنس اور سیکر ٹیکنالوجی کی ہے تو ان میزائلوں کی صلاحیت بھی برہموس جیسی ہو سکتی ہے کیونکہ جدید چینی ہتھیار باصلاحیت ہیں۔ ان کی رائے میں چونکہ پاکستان کے پاس میزائلوں کے رام جیٹ اور اسکرام جیٹ انجنوں کو ڈیزائن اور ٹیسٹ کرنے کی اتنی جدید سہولیات نہیں ہے تو یہ قوی امکان ہے کہ اس کے لیے چین کی مدد حاصل کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے متعلق 2018 میں خاصی قیاس آرائیاں ہوئی تھیں جب چین کی ایک مائننگ کمپنی نے پاکستان کو HD-1 کی پیشکش کی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کی منتقلی ہو سکتی ہے۔ ایک اور اشارہ ان کے مطابق یہ ہے کہ فتح 3 کے لانچ سے متعلق حالیہ مناظر میں کسی ایسی لانچ وہیکل کو نہیں دکھایا جا سکتا جس کا ہمیں علم ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انڈیا اگرچہ برہموس کو مقامی طور پر تیار کر رہا ہے لیکن ممکن ہے کہ رام جیٹ انجن اب بھی روس سے درآمد کیے جاتے ہوں، جبکہ فتح 3 کے کیس میں ان کے بقول امکان ہے کہ پاکستان انہیں چین سے درآمد کر رہا ہوگا اور گائیڈنس کا نظام اس نے چین کے ساتھ مل کر بنایا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آئندہ فوجی لڑائیوں میں کروز میزائلوں کا کیا کردار ہوگا۔ مئی 2025 کی 4 روزہ فوجی لڑائی میں جہاں انڈین افواج نے برہموس کے ذریعے پاکستان میں فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے جواب میں پاکستان کی طرف آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز ISPR کے بقول فتح 1 میزائل چلا کر کیا گیا تھا۔ دفاعی امور کے ماہرین اس جانب بھی اشارہ کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے پاس ایسے سپر سونک کروز میزائلز ہیں جو آئندہ کی فوجی لڑائیوں کو ماضی کی لڑائیوں سے بہت مختلف بنا سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر ڈاکٹر طغرل یمین نے BBC کو بتایا کہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کے برعکس کروز میزائلز ریڈار کی نظروں سے اوجھل رہ سکتی ہیں اور ان کی رفتار سپر سونک ہوتی ہے مگر ان کی رینج قدرے کم ہوتی ہے۔ وہ یوکرینی جنگ اور مشرق وسطیٰ میں جاری لڑائیوں کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جنگوں میں میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے۔ گزشتہ برس اگست میں راکٹ فورس کے قیام کے بعد سے پاکستان کی مسلح افواج نے کئی میزائلوں کی آزمائش کی ہے۔ پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر اور دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر طغرل یمین بتاتے ہیں، راکٹ فورس کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ پاکستان اپنے اسٹریٹجک جوہری میزائلوں کو روایتی میزائلوں سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنگ میں استعمال ہونے والی روایتی میزائلوں کو الگ اسی لیے کیا گیا تاکہ فیصلہ سازی آسان اور تیز ہو سکے۔ فتح 3 میزائلوں کے استعمال سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ فتح 3 جیسے پریسیشن اسٹرائکس کی صلاحیت رکھنے والے میزائلوں سے دشمن کے دفاعی انفراسٹرکچر کے اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اگر آپ کی پہلی اسٹرائک یا پریمپٹیو اسٹرائک کامیاب رہے۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔